हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है एसी सर्किट। ओके। अब एसी सर्किट हमें स्टार्ट करना है, उससे पहले हमें करंट के बारे में थोड़ा सा सीखना है। तो जनरली हमने 11th में थोड़ा बहुत करंट सीख लिया है। करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं करंट। और करंट किससे बनता है? करंट बनाने के लिए हम जनरेटर का यूज करते हैं। सुना होगा जनरेटर, प्रीवियस चैप्टर में हमने जनरेटर के बारे में भी सुना है कि मैग्नेट में अगर कॉइल घूमता है और चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है और ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करता है। तो जनरेटर का प्रोसेस तो आपको पता है। तो अब करंट के दो टाइप होते हैं। एक होता है डीसी, दैट इज डायरेक्ट करंट। एक होता है डीसी करंट जिसे कहा जाता है डायरेक्ट करंट। तो उसकी पोलैरिटी फिक्स होती है। मीन्स एक जगह पॉजिटिव टर्मिनल और एक जगह नेगेटिव टर्मिनल। जब हम कनेक्ट करते हैं तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करता है। तो ये क्या है? पोलैरिटी फिक्स है वोल्टेज की, पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ। और करंट यूनी डायरेक्शनल रहेगा। क्या रहेगा? यूनी डायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ये समझ में आ गया? ये हो गया डायरेक्ट करंट। और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा होता है अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज कीप चेंजिंग। वोल्टेज की पोलैरिटी फिक्स नहीं रहती। मींस एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल निगेटिव ऐसा नहीं रहेगा। एक पॉजिटिव निगेटिव, देन पॉजिटिव टर्मिनल थोड़ी देर बाद निगेटिव होता रहेगा, निगेटिव टर्मिनल थोड़ी देर बाद पॉजिटिव होगा। तो उसका पोलैरिटी क्या होगा? चेंज होगा। उसकी वजह से करंट हमारा डायरेक्शन चेंज करेगा और ये बाय डायरेक्शनल करंट होता है। ये क्या होता है? बाय डायरेक्शनल करंट होता है। लेकिन अगर हमें दूर तक करंट भेजना है तो एसी ये सबसे अच्छा सोर्स है। अल्टरनेटिंग है तो इसके लिए ये दूर तक ट्रेवल कर सकता है। इसके प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट भी कम आता है। तो ये चीपेस्ट मीन्स प्रोडक्शन का कॉस्ट भी एसी का कम है डी कंपेयर टू डीसी। तो ये समझ में आ गया। इसलिए हम जनरली घर में भी हमारे एसी का यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का हम यूज करते हैं। अब हमें एसी सर्किट सीखने हैं। क्यों सीखने हैं? क्योंकि हमारे घर में जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, उनके लिए हमें एसी टू डीसी कन्वर्ट करना पड़ता है। एसी टू डीसी कन्वर्ट करना, लाइक टीवी या फिर आपके मोबाइल फोन या इन्वर्टर में अगर आपको चार्ज करना है बैटरी को, तो आपको क्या करना होता है? एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन कुछ जो अप्लायंसेस है हमारे घर में, उसमें इनडायरेक्टली कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस ये हमें यूज करने होते हैं। लाइक हीटर्स, हमारे घर में हीटर होता है, वाटर हीटर होता है, या फिर हमारे घर में कोई दूसरा हीटर हो तो, या आयन हो, तो उसमें क्या होता है? उसमें होता है रेजिस्टर। उसमें क्या होता है? रेजिस्टर, जो कि एसी पे वर्क करेगा। जो किस पे वर्क करेगा? एसी करंट पे वर्क करेगा। अगर हम फैन की बात करें या फिर मोटर की बात करें या फिर फ्रिज की बात करें तो उस कुछ कंपोनेंट में कैपेसिटर्स होते हैं। तो कैपेसिटर अब एसी पे कैसे वर्क करेंगे? क्योंकि अभी तक हम डीसी पे ही इसका वर्किंग देख रहे थे, डीसी पे ही इसका वर्किंग देख रहे। तो ऐसे कंपोनेंट जैसे कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये एसी पे कैसे वर्क करेंगे, ये इस चैप्टर में हमें सीखना है। क्योंकि हमारे घर में जो कुछ डिवाइसेस है, लाइक फैन या फिर अदर कोई डिवाइस, मोटर, इसके अंदर कैपेसिटर होता है और वो एसी सर्किट को सपोर्ट, मीन्स एसी करंट के ऊपर चलता है। तो कैपेसिटर एसी सर्किट में कैसे चलेगा, इसका स्टडी करना है। देन आयन है, हीटर है, उसमें रेजिस्टर होते हैं। तो ये रेजिस्टर से जब करंट जाएगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है? एसी करंट के बारे में और एसी सर्किट के बारे में। तो एसी करंट अगर कुछ सर्किट से, लाइक इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर से जाएगा तो ये कंपोनेंट कैसे बिहेव करेंगे, ये हमें सीखने हैं। ठीक है। अब आते हैं लास्ट चैप्टर में हमने एसी जनरेटर में सीखा था, एसी जनरेटर सीखा था। तो एसी जनरेटर कितना वोल्टेज या फिर करंट प्रोड्यूस करता है, ये हमें पता है। तो एसी जनरेटर जब हमने सीखा था, हमें पता है एसी जनरेटर क्या होता है। दो मैग्नेट होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और उसके अंदर कॉइल क्या होता रहता है? कॉइल रोटेट होता रहता है। कॉइल क्या होता रहता है? रोटेट होता रहता है। मींस कॉइल को रहेगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये रोटेट होता रहेगा। जैसे ये रोटेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वो ईएमएफ कितना होगा? दैट ईएमएफ, एसी जनरेटर प्रोड्यूस द टाइम डिपेंडेंट ईएमएफ इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करता है वो?
E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टू। तो इस चैप्टर में हमें ये इक्वेशन बहुत बार यूज करना है, ये ध्यान रखो, तो इसको याद रखना है। एसी ईएमएफ कितना होता है, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टू। इसमें ई जीरो क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज नोन एज अ पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉइल। ये देखो कॉइल रोटेट कर रहा है, तो कॉइल जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेट करेगा वो क्या होगा, ओमेगा। सो ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। ये समझ में आ गया। अब जैसे ही इसमें टाइम वेरिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उस हिसाब से करंट भी जनरेट होगा, क्योंकि ईएमएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। सो द टाइम वेरिंग करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ईएमएफ। तो जिस तरह से ईएमएफ चेंज होगा उस हिसाब से टाइम वेरिंग करंट जनरेट होगा। और कितना करंट जनरेट होगा, सो आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। यहाँ आई जीरो क्या है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आई जीरो क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओमेगा इज वंस अगेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड अल्फा इज अ फेज डिफरेंस। अल्फा इज अ फेज डिफरेंस मींस डिपेंड करेगा करंट किस तरह से प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ के ऊपर डिपेंड करेगा, उन दोनों में फेज डिफरेंस रह सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये है ईएमएफ और ये है करंट, इस तरह से हमारा एसी करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब अगर हमें इसे दिखाना है तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। देखो ये ईएमएफ के लिए हमने ड्रॉ किया है, सिमिलरली इसके साथ जो करंट रहेगा दैट इज अ एसी करंट। तो देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उस हिसाब से ईएमएफ मैक्सिमम हो रहा है, देन ईएमएफ मिनिमम जीरो होगा, एंड देन मिनिमम होगा, एंड देन वापस मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से ईएमएफ फ्लक्चुएटिंग रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से ये ईएमएफ चेंज होता रहेगा। जैसे ये चेंज होगा उस हिसाब से करंट भी चेंज होगा, उस हिसाब से करंट भी चेंज होगा। तो ये समझ में आ गया। तो आपको ये ग्राफ दिखाया हुआ है जिसमें करंट एंड ईएमएफ किस तरह से वेरी करेंगे, ये आपको दिखाया है। जिस तरह से ईएमएफ वेरी कर रहा है इस तरफ से करंट भी वेरी करेगा। ई जीरो हमारा पीक वैल्यू है, यहाँ माइनस ई जीरो आएगा, ये भी पीक वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू है ये दोनों, तो ये मैक्सिमम तक जाएगा। तो ये ग्राफ समझ में आ गया। इस तरह से हमें एसी करंट करंट मिलता है, हमें अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करते हैं। देखो यहां अगर हम समझने जाए अल्टरनेटिंग करंट, अब सोचो कि अल्टरनेटिंग करंट हमेशा चेंज हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है, कभी 0 1 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, देन वापस 4 3 2 1 0, देन -1 -2 -3 -4, इस तरह से चेंज हो रहा है। तो अब हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, कितना करंट हम सप्लाई कर रहे हैं, कितना करंट हम सप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें दो वैल्यू स्टडी करनी है, एक है एवरेज करंट और एक है आरएमएस करंट। एक है एवरेज करंट और मीन करंट, एक क्या है एवरेज और मीन करंट, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है आरएमएस करंट। दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, आरएमएस करंट। ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि करंट हमेशा या फिर वोल्टेज हमेशा चेंज होगा, ईएमएफ हमेशा चेंज होगा। तो हमें एवरेज वैल्यू निकालना है, एवरेज वैल्यू है मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, करंट का और ईएमएफ का भी। ठीक है, तो एवरेज या मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। अब एवरेज और मीन आपको पता है, सपोज हमें 5 क्वांटिटी दी गई है, 2 3 8 6 7, ऐसे 5 क्वांटिटी। अब मैंने कहा इसका मीन निकालो, इसका क्या निकालो, मीन निकालो। तो आप कैसे निकालोगे मीन, सो मीन वैल्यू इज इक्वल टू 2 + 3 + 8 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया मीन, ये हो गया मीन। उसी तरह हम करंट के सारे वैल्यू को ऐड करेंगे, करंट के सारे वैल्यू को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय नंबर करेंगे, ये होगा हमारा एवरेज। ये क्या होगा हमारा एवरेज। लेकिन देखो अगर हम पूरे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों का एवरेज निकालेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर निगेटिव, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर जीरो, एवरेज का आएगा जीरो, क्योंकि कुछ वैल्यू पॉजिटिव आएंगे और कुछ वैल्यू निगेटिव आएंगे। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर जीरो। इसलिए एवरेज हम हमेशा हाफ साइकिल में निकालते हैं, ये हमेशा याद रखना है, एवरेज हाफ साइकिल और आरएमएस फुल साइकिल। ठीक है, एवरेज के लिए हम कौन सा साइकिल यूज करते हैं, ओनली हाफ साइकिल यूज करते हैं, और आरएमएस के लिए हम फुल साइकिल यूज करते हैं। तो आते हैं हम इसके डिटेल में।
ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आते हैं हम डिटेल में अब एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज वैल्यू। देखो उससे पहले हमें सीखना है पीक वैल्यू क्या होता है। पीक वैल्यू तो अब आपको समझ में आ गया, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ इन आइदर डायरेक्शन, मे बी पॉजिटिव में मैक्सिमम हो या फिर निगेटिव में मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ इज नोन एज अ पीक वैल्यू। तो यहाँ आई जीरो पीक वैल्यू है, यहाँ माइनस आई जीरो, ये भी हम पीक वैल्यू ले सकते। अगर ईएमएफ होता तो ई जीरो पीक वैल्यू होता। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ करंट गोज थ्रू द ऑल द वैल्यू बिटवीन जीरो एंड द पीक वैल्यू इन अ वन साइकिल। देखो एक साइकिल में सारे वैल्यू वो कवर कर लेता है। जीरो से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम तक जाता है, वापस जीरो तक आता है, मिनिमम तक जाता है, वापस जीरो हो जाता है। ठीक है, तो सारे वैल्यूज, जितने भी वैल्यूज है, ये वन साइकिल में सारे के सारे वो कवर कर लेता है। तो अब अगर ये सारे वैल्यू कवर कर रहा है, तो अगर हम इसका एवरेज निकालने जाएंगे, इसका एवरेज निकालने जाएंगे तो हमें क्या होगा, जीरो मिलेगा। पूरे एक साइकिल का एवरेज निकालने, तो यहाँ पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ निगेटिव जा रहा है, दोनों का एवरेज निकालेंगे तो जीरो। ठीक है, तो अब इस हम साइकिल का स्टडी करेंगे। अब एवरेज के लिए हम हाफ साइकिल लेंगे और आरएमएस वैल्यू के लिए फुल साइकिल लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब पूरा पूरा कैसे जा रहा है, जीरो, देन पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू और टू पाई, ये ओमेगा टी का वैल्यू के हिसाब से हम करंट को या फिर ईएमएफ को वेरी करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। फुल साइकिल, फुल साइकिल ड्रॉ करने के लिए हम कौन से एंगल लेंगे, जीरो, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू और टू पाई। तो देखो अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ करंट गोस थ्रू द ऑल वैल्यू, सारे वैल्यू से ये पास होगा, जीरो टू द पीक वैल्यू एक साइकिल में। तो एक साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, देन टू पाई पे मैक्सिमम, पाई पे जीरो, थ्री पाई बाई टू पे मिनिमम वैल्यू, दैट इज ये पीक वैल्यू होगा लेकिन माइनस में होगा। ओके, पीक वैल्यू होगा माइनस में, एंड देन टू पाई पे वापस जीरो। तो सारे वैल्यू ये कवर कर रहा है। अब आते हैं हम एवरेज वैल्यू, अब आते हैं एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू लेने के लिए मैंने कहा था कितना हमें लेना है, हाफ साइकिल। कितना लेना है, हाफ साइकिल। तो याद रखो एवरेज वैल्यू, दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वोल्टेज और करंट ओवर हाफ साइकिल। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, एवरेज वैल्यू हमेशा हाफ साइकिल का लेते हैं। क्यों हाफ साइकिल का, क्योंकि अगर पूरा साइकिल ले ले तो आंसर जीरो आएगा। आंसर क्या आएगा, जीरो। पॉजिटिव और निगेटिव मिलके आंसर जीरो आएगा, इसलिए एवरेज हम सिर्फ हाफ साइकिल का लेते हैं। द एवरेज ओवर द फुल साइकिल इज ऑलवेज जीरो। फुल साइकिल का एवरेज हमेशा जीरो आता है, क्योंकि आधे पॉजिटिव वैल्यू आधे नेगेटिव वैल्यू। सिंस एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज ओवर वन साइकिल इज जीरो। ओके, साइन ओमेगा टी। देखो अब हमारी इक्वेशन याद करो, हमने दो इक्वेशन स्टडी किए थे, कौन से। एक इक्वेशन था E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, और दूसरा था I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। अब फेज को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अल्फा को भूल जाओ, वो हम बाद में इंट्रोड्यूस करने वाले। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है। देखो इसमें तो ई जीरो पीक वैल्यू है, आई जीरो पीक वैल्यू है। तो करंट और ईएमएफ जो भी चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ साइन ओमेगा टी, बिकॉज ऑफ साइन ओमेगा टी। तो किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, साइन ओमेगा टी का वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है। तो हमें एवरेज किसका निकालना पड़ेगा, साइन ओमेगा टी का हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये हमें याद रखना है, समझ में आ गया। तो ई जीरो और आई जीरो वैल्यू कांस्टेंट रहते हैं, हमें एवरेज निकालना होगा सिर्फ साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी मीन साइन का वैल्यू चेंज होता रहेगा, जीरो वन से लेके जीरो माइनस वन, इस हिसाब से। तो एवरेज इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या लिखा है, सिंस एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर वन साइकिल इज जीरो। तो साइन का अगर पूरे साइकिल का वैल्यू हम निकालते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। ठीक है, सो मीन वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज एवरेज ओवर हाफ साइकिल। अब हमें हाफ साइकिल का एवरेज लेना है, मीन वैल्यू मीन्स हाफ साइकिल का एवरेज। तो देखते हैं हाफ साइकिल हमारे पास है। ठीक है, अब हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ओमेगा टी की जगह हम थीटा भी डाल सकते हैं, ये याद रखो, ओमेगा टी की जगह हमें थीटा भी डालना है। अब हमें क्या लेना है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू ऑफ एसी इज डिफाइंड एज एवरेज ओवर हाफ साइकिल।
अब हाफ साइकिल का हमें एवरेज लेना है, और किसका एवरेज लेना है? साइन का। किसका एवरेज लेना है? हमें साइन के वैल्यू का एवरेज लेना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे? अब हम लिखेंगे एवरेज ऑफ साइन थीटा, एवरेज ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा इज नथिंग बट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, इसका एवरेज लेना है। चलो ओवर हाफ साइकिल, ओवर हाफ साइकिल, तो साइन का वैल्यू हाफ साइकिल में कितना चेंज होगा? 0 से स्टार्ट होगा और पाई तक वैल्यू जाएंगे। मीन 0 रेडियन, 1 रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन, 4 रेडियन, 5 अप टू पाई रेडियन। तो अब सबको ऐड करना है, सबको क्या करना है? ऐड करना है। और ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में एडिशन के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। कहां से स्टार्ट होगा? 0 रेडियन से कहां तक जाएगा? पाई रेडियन तक। किसका वैल्यू जा रहा है? साइन थीटा का वैल्यू जा रहा है। तो इन सबको ऐड करना है अप टू, ठीक है, ये हो गया एडिशन हमारा, कंटिन्यूअस है इसलिए। अब मीन निकालना है हमें। क्या निकालना है? मीन। तो डिवाइड बाय नंबर। अब हाफ साइकिल में कितने एंगल होंगे? 0 से लेके पाई तक, तो टोटल नंबर ऑफ एंगल पाई, टोटल नंबर ऑफ एंगल। तो टोटल नंबर ऑफ एंगल कैसे फाइंड करेंगे? 0 टू पाई डी थीटा, टोटल नंबर ऑफ एंगल। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये समझ में आ गया एवरेज कैसे लेते हैं। किसका एवरेज लेना है? साइन का। और हाफ साइकिल हो, हाफ साइकिल में 0 से लेके पाई तक एवरेज हमें लेना है, सारे वैल्यू का हमें एडिशन करना है। तो और डिवाइड भी उतने नंबर को करना है। तो दोनों हमने नंबर फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ हम इसका साइन का इंटीग्रेशन लेते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। और वैल्यू कहाँ से चेंज होगा? 0 टू पाई, डिवाइडेड बाय कितने नंबर है? इसका इंटीग्रेशन होगा थीटा। थीटा का वैल्यू कहाँ से चेंज होगा? 0 से पाई। तब दोनों वैल्यू पुट करो। देयरफॉर एवरेज ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस अपर लिमिट पाई, माइनस माइनस कॉस मीन्स प्लस हो जाएगा कॉस 0, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब कॉस पाई का वैल्यू -1, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कॉस पाई का वैल्यू -1 और ये माइनस 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 प्लस, कॉस +1 डिवाइडेड बाय पाई। देयरफॉर एवरेज ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय पाई, 2 डिवाइडेड बाय पाई। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 0.637। वैल्यू कितना आता है? 0.637। तो साइन का एवरेज कितना आता है? 0.637। तो अगर हम एवरेज वैल्यू निकाले तो हमारा इक्वेशन, अब हमारा इक्वेशन क्या था? हमारा इक्वेशन था E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब इन दोनों का एवरेज तो हमने निकाल दिया, तो एवरेज वैल्यू कितनी आती है? 0.67। तो एवरेज वैल्यू ऑफ EMF हम लिखेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ EMF इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ EMF कैसे निकालेंगे हम? दैट इज E is equal to E average is equal to E0 into इसका वैल्यू 0.637 and average value of current, average value of current is equal to I average is equal to I0 into 0.637। तो अगर हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करना है तो पीक वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है? 0.637 से, तो हमें एवरेज वैल्यू मिलेगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? एवरेज वैल्यू, ठीक है। अब आते हैं RMS वैल्यू। क्या आता है? RMS वैल्यू। नेक्स्ट है RMS वैल्यू। RMS का मीनिंग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, कंसिडर एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू I0 फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर R। अब देखो, अगर हमें वैल्यू मेजर करना है करंट का और वोल्टेज का या EMF का, तो हमें वोल्ट मीटर या एमीटर लगता है।
वोल्ट मीटर या फिर एमीटर लगता है, तो वो क्या करेगा, एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा, और एवरेज वैल्यू तो जीरो आएगा एक साइकिल में, एवरेज वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अब हमें ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि जो क्वांटिटी जीरो ना हो। ओके, देखो अगर हम करंट का एवरेज लेंगे एक साइकिल में, या फिर वोल्टेज का एवरेज लेंगे या ईएमएफ का एवरेज लेंगे एक साइकिल में, तो आंसर कितना आता है, जीरो। तो अगर हम वोल्टेज या करंट मेजर करने जाएंगे तो हमें एवरेज वैल्यू मेजर करेंगे तो आंसर हमेशा ही जीरो आएगा, आंसर हमेशा ही जीरो आएगा। तो अब हमें जीरो आंसर नहीं चाहिए, तो हमें ऐसी क्वांटिटी या ऐसी प्रॉपर्टी करंट की और ईएमएफ की ढूंढनी पड़ेगी जिसके वजह से करंट जीरो ना हो, करंट जीरो ना हो। तो ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है, तो ऐसी प्रॉपर्टी है हमारे पास हीट। ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है, हीट। तो अब जो भी हम करंट मेजर करेंगे या ईएमएफ मेजर करेंगे वो हीट की वजह से करेंगे, किसकी वजह से, हीट के हिसाब से मेजर करेंगे। तो हमें क्या मेजर करना है अब, हीट। अब ये हीट कैसे मेजर करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ लिखा है कंसिडर अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू I0 फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R। तो अब हमने एक रेजिस्टर R ले लिया है, हमने ले लिया है रेजिस्टर R, उसमें से हम करंट भेज रहे हैं, कौन सा करंट भेज रहे हैं, एसी करंट, जिसका पीक वैल्यू कितना है, I0, जिसका पीक वैल्यू कितना है, I0। अब जैसे ही I0 वाला पीक करंट वाला अल्टरनेटिंग करंट इसमें से फ्लो करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा हीट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। सो ये प्रोड्यूस करेगा हीट। हीट प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम टी, टाइम टी, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक रेजिस्टर लिया जिसका वैल्यू आर है, उसमें से I0 वाला, I0 पीक वैल्यू वाला एसी करंट भेजा। तो अब रेजिस्टर से जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो ये हीट प्रोड्यूस करेगा H इन टाइम t। कितने टाइम में हीट प्रोड्यूस करेगा, टाइम t में ये हीट प्रोड्यूस करेगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन द सेम रेजिस्टर इन टाइम t बाय पासिंग द स्टेडी करंट ऑफ द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड थ्रू इट। अब वापस हम सेम रेजिस्टर लेंगे, सेम रेजिस्टर लेंगे R, हमारा रेजिस्टर सेम है R। अब इसमें से हम करंट पास करेंगे, स्टेडी करंट मींस डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट पास करेंगे, स्टेडी करंट जो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अब हम स्टेडी करंट फ्लो कर रहे हैं इसमें से I, कितने टाइम के लिए, फॉर टाइम t। और जब I इतना स्टेडी करंट टाइम t के लिए फ्लो करता है रेजिस्टेंस R में से, तो अगर सेम हीट प्रोड्यूस होता है, सेम हीट H प्रोड्यूस होगा। सो अब स्टेडी करंट का वैल्यू और I0 का वैल्यू इक्वल है, क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम है। देखो एसी करंट भेजने पे भी हीट हमें मिल रहा है H टाइम t पे, I इतना करंट भेजने, I इतना करंट टाइम t के लिए भेजने पे भी हीट हमें मिल रहा है H इतना। सो दोनों क्या होंगे, दोनों करंट सेम होंगे, दोनों करंट सेम होंगे। तो ये इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, RMS वैल्यू, क्या कहेंगे, RMS वैल्यू। तो देखो लेट H इज हीट प्रोड्यूस इन टाइम t, okay, so now same quantity of heat H is produced in the same resistor R in the same time t by passing a steady current of constant magnitude, by passing a steady current of constant magnitude। the value of such steady current is called effective value, virtual value और RMS value। तो ऐसे करंट को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू या फिर RMS वैल्यू। समझ में आ गया, RMS वैल्यू। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला है, और इसको कहा जाता है ERMS या फिर IRMS, ठीक है, RMS वैल्यू को। तो RMS वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो RMS वैल्यू निकालने के लिए हमें हीट निकालना होगा। तो हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला I²RT, I²RT, ये हमारा हीट का फॉर्मूला। तो हीट में I² आता है, क्या आता है, I²। तो करंट का स्क्वायर, अगर करंट पॉजिटिव होगा फिर भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, या करंट निगेटिव होगा फिर भी उसका वैल्यू
पॉजिटिव ही आएगा। निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो हीट की वजह से इस करंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो अब हम आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन्स हम फाइंड आउट करेंगे आई स्क्वायर से। अब हम आरएमएस का फुल फॉर्म समझते हैं। तो अब हम फाइंड कर रहे हैं आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अब करंट का हमें क्या करना है? स्क्वायर। उसका क्या लेना है हमें? मीन। उसका क्या लेना है हमें? मीन। एंड देन उसके बाद इसका रूट लेना है। तो ये करंट का मीन और उसका हमें क्या लेना है? रूट लेना है। इसलिए इसे कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे? आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, वन सेकेंड, सेम फॉर्मूला। अब हम पहले इंटीग्रेशन लेंगे 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई, क्योंकि आर एम एस वैल्यू फुल साइकिल के लिए फाइंड करते हैं। आर एम एस वैल्यू किसके लिए फाइंड करते हैं? फुल साइकिल के लिए। 0, देन पाई/2, पाई, 3 पाई/2 एंड 2 पाई। तो पूरे पूरे साइकिल के लिए हम आर एम एस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, 2 पाई तक स्टार्ट होगा। आई स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कितने वैल्यू है? 2 पाई। कितने वैल्यू है? 2 पाई। ठीक है, अब हमें पता है, बट आई इज इक्वल टू I0 साइन थीटा। I0 साइन थीटा वैल्यू पुट कर दो ऊपर वाले इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? देयर फोर आई आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई वैल्यू I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इसमें से I0 बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 1 - cos 2 थीटा। 1 - cos 2 थीटा। तो इसका आंसर आएगा I0 स्क्वायर बाहर आ गया, 2 पाई बाहर, कांस्टेंट टर्म बाहर, इंटीग्रेशन 1 - cos 2 थीटा डी थीटा, ये हमने वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया 0 to 2 पाई। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन तो आपको आता है, इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो इंटीग्रेशन का। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा थीटा माइनस आई स्क्वायर आर एम एस, I0 स्क्वायर, ये 2 भी बाहर आ गया, इंटू 2 पाई एज इट इज। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? 1 का इंटीग्रेशन आएगा हमारा थीटा, माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा? साइन 2 थीटा। क्या होगा? साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 थीटा का इंटीग्रेशन, इसलिए डिवाइडेड बाय 2। अब लिमिट अप्लाई करना है फ्रॉम 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, क्या होगा देन? देयरफॉर आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू I0 स्क्वायर 2 × 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई माइनस साइन 4 पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, साइन 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो कट गया, ये 0 0 है। साइन 4 पाई भी 0 होगा, तो बचा क्या वैल्यू? 2 पाई। बचा क्या वैल्यू? 2 पाई। सो इसका वैल्यू भी 0 आएगा, तो बचा आई आर एम एस इज इक्वल टू I0 2 × 2 पाई। तो 2 पाई और यहाँ का 2 पाई ये कट हो गए, बचा क्या? आई स्क्वायर आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, ओके, आई आर एम एस, जिसे हम कहते हैं आई आर एम एस
आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये जो आर एम एस वैल्यू को स्क्वायर नहीं, आर एम एस वैल्यू है ना वो, तो ये आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या आया, आई जीरो स्क्वायर बाय 2। अब हम क्या करेंगे इसको, आई जीरो स्क्वायर बाय 2। अब जो हम स्क्वायर है उसको हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सॉरी स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे, देखो आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर हटा दिया, दोनों तरफ का स्क्वायर हटा दिया, तो आई जीरो डिवाइड बाय रूट 2, ये आ गया हमारा आर एम एस वैल्यू। तो आर एम एस वैल्यू का हमने स्क्वायर किया था, वो स्क्वायर यहाँ से हटेगा, वो स्क्वायर कहाँ हटेगा, यहाँ हटेगा, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो डिवाइडेड बाय रूट 2, और 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 का वैल्यू होता है 0.707 आई जीरो, 0.707 आई जीरो। तो ये हो गया हमारा आर एम एस वैल्यू फॉर करंट। सिमिलरली आर एम एस वैल्यू, सिमिलरली आर एम एस वैल्यू फॉर ई एम एफ क्या होगा, 0.707 ई जीरो, 0.70। तो ये हो गया हमारा पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। तो इसके सिर्फ इक्वेशन हमें याद रखने, इसके इक्वेशन हमें याद रखने, क्योंकि ये टर्म ज़्यादा बार पूछा गया नहीं है। तो हमें क्या याद रखने हैं, एवरेज वैल्यू क्या होता है, अगर आपको एवरेज वैल्यू पूछा तो एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितना होता है, आई एवरेज इज इक्वल टू 0.673, सॉरी 0.637, 0.637 इंटू आई जीरो, और एवरेज वैल्यू ऑफ ई एम एफ 0.637 इंटू ई जीरो, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। दूसरा आर एम एस वैल्यू, तो ये दो वैल्यू हमने सीखे, आर एम एस वैल्यू, सो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो डिवाइडेड बाई रूट 2, या फिर 0.707 इंटू आई जीरो, ये एक वैल्यू होगा, एंड ई आर एम एस इज इक्वल टू ई जीरो बाय रूट 2, या फिर 0.707 ई जीरो, ये होगा आर एम एस वैल्यू। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने, एवरेज वैल्यू के लिए एंड आर एम एस वैल्यू के लिए। ये समझ में आया। देन इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज फेजर। उसके बाद क्या है, फेजर। तो फेजर क्या होता है, फेजर होता है द रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंटेड अ क्वांटिटी वेरिंग साइनोसॉइडली विद द टाइम इज कॉल्ड अ फेजर, एंड द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग इट इज नोन एज अ फेजर डायग्राम। तो जो भी क्वांटिटी साइनोसॉइडली वैरी कर रही, साइनोसॉइडली वैरी कर रही है, अगर उसको हम वेक्टर, रोटेटिंग वेक्टर से दिखाते हैं तो उसे फेजर कहा जाता है। अब देखो हमारे पास ऐसी दो क्वांटिटी है, एक है हमारा ईएमएफ जो साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है, मीन साइन वेव के हिसाब से वैरी कर रहा है, क्या है, करंट आई जीरो माइनस आई जीरो, तो ये करंट है हमारा। और दूसरा जो साइनोसॉइडली वैरी कर रहा है वो है ईएमएफ, वो क्या है, ईएमएफ, ई जीरो एंड माइनस ई जीरो। अब इन दोनों को अगर हम रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं, रोटेटिंग वेक्टर के फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फेजर, उसे हम क्या कहते हैं, फेजर। तो फेजर को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। और अब हमारी कौन सी क्वांटिटी वेरी कर रही है, सपोज हम ईएमएफ को लेते हैं, तो ई जीरो, तो हम ई जीरो पीक वैल्यू है, तो ई जीरो का वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ई जीरो का वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ, ये हो गया हमारा ई जीरो वेक्टर। अब जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगा, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, उस तरह ये वेक्टर रोटेट करेगा, ये वेक्टर क्या करेगा, रोटेट, पहले आएगा 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, देन पाई बाई 2, देन पाई, देन 3 पाई बाई 2, एंड देन 2 पाई। तो ऐसे ये रोटेट होता रहेगा, ये क्या होता रहेगा, रोटेट, जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ेगा वैसे ये वेक्टर रोटेट होगा, एंड दिस रोटेटिंग वेक्टर इज नोन एज अ फेजर। इस रोटेटिंग वेक्टर को क्या कहते हैं हम, फेजर। और यहाँ जो हमारा एंगल होगा वो होगा थीटा या फिर ओमेगा टी, थीटा या फिर ओमेगा टी, इस तरह से ये रोटेट हो रहा है, ओमेगा टी। अब हमें पता है अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस पे वैल्यू लेंगे तो ये होगा ई जीरो कॉस ओमेगा टी,
कि एंगल के लगने वाला साइड क्या होता है, कॉस, ये हमने सीखा है। और यहाँ जो वैल्यू होगा ये हमारा, ये होगा हमारा वैल्यू E0 साइन ओमेगा टी। तो अगर हम y एक्सिस पे वैल्यू मेजर करेंगे तो हमें साइन वाला फॉर्मूला मिलेगा, और अगर हम x एक्सिस पे वैल्यू लेंगे तो हमें कॉस वाला फॉर्मूला मिलेगा। तो इस तरह से कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हो अपने हिसाब से। तो इस डायग्राम को क्या कहा जाता है, फेजर डायग्राम। इस डायग्राम को क्या कहा जाता है, फेजर डायग्राम। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या होता रहेगा, रोटेट होता रहेगा विथ ओमेगा, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी, ओमेगा क्या रहेगी, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये समझ में आ गया, E0 वेरी कर। सिमिलरली करंट को भी अगर हमें वेरी करना है, सिमिलरली करंट को भी हमें इस तरह से रोटेटिंग वेक्टर से दिखाना है। तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, करंट का मैक्सिमम वैल्यू I0 है। तो हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे I0, ये है हमारा I0 वेक्टर। अब ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो यहाँ जो एंगल आएगा वो होगा ओमेगा टी। तो अब I0 का अगर हम कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा कंपोनेंट होगा I0 कॉस ओमेगा टी, और ये यहाँ y एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा वो होगा I0 साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और ये वेक्टर क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है। जैसे जैसे एंगल चेंज होगा तो एक साइकिल में ये एक सर्कल कंप्लीट कर लेंगे आप। पूरा एक साइकिल में एक साइकिल में क्या करता रहता है, ये एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है, एक पूरा सर्कल ये कंप्लीट कर लेता है। तो ऐसे ये रोटेट होता रहेगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ऐसे डायग्राम को कहते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, तो आज हमारा ऑलमोस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चुका है और 2-3 फॉर्मूले हो गए, उसको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से हम रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए बाय। और हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।